नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अभिरुचि क्या है, अर्थात एप्टीट्यूड क्या है। किसी व्यक्ति के जीवन में एप्टीट्यूड का क्या महत्व है, एप्टीट्यूड से किसी व्यक्ति के कार्य के निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है और एक लोक सेवक के लिए कैसा एप्टीट्यूड चाहिए, कैसी अभिरुचि होनी चाहिए, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए एक लोक सेवक के अंदर, ये हम देखेंगे ताकि उसका निष्पादन बेहतर हो सके। क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं हम सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के तौर पर ही ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभिरुचि, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि कुछ कुछ लोग बड़े अच्छे म्यूजिशियन होते हैं, बड़े अच्छे संगीतकार होते हैं। कुछ कुछ लोग आपने देखा होगा कि बड़े अच्छे राइटर होते हैं, बड़े अच्छे साहित्यकार होते हैं। और ऐसा भी देखा होगा आपने कि कोई जरूरी नहीं कि साहित्यकार का बेटा साहित्यकार हो, उतना अच्छा साहित्यकार हो, या एक किसी संगीतकार का बेटा उतना अच्छा संगीतकार हो। तो ऐसा क्या है, क्यों ऐसा है कि संगीतकार का बेटा संगीतकार नहीं बन पाता या साहित्यकार का बेटा साहित्यकार नहीं बन पाता? कुछ तो ऐसी चीज है, इनबिल्ट चीज, जो व्यक्ति को जन्मजात रूप से मिलती है, जो अगर नहीं मिली तो कितना भी उसको ट्रेनिंग दी जाए वो जबरदस्ती उसके अंदर डाली नहीं जा सकती। तो अभिरुचि यही चीज है, ऐसा जन्मजात गुण है, जन्मजात विशेषता है, जो जिस विशेषता होने पर यदि व्यक्ति को उचित ट्रेनिंग दी जाए, उचित प्रशिक्षण दिया जाए, वैसा माहौल दिया जाए, तो उस क्षेत्र विशेष में, जिस क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की अभिरुचि है, उस क्षेत्र विशेष में बड़ा अच्छा निष्पादन करेगा। वो तेजी से चीजें सीख लेगा, और तेजी से जब सीख लेगा तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। वो क्षेत्र विशेष में किन चीजों को सीखने की क्षमता है अभिरुचि। तो वही हम देख लेते हैं जैसे कि अभिरुचि का तात्पर्य उस गुण से है कि यदि व्यक्ति को उचित वातावरण तथा प्रशिक्षण दिया जाए, उचित वातावरण तथा प्रशिक्षण दिया जाए, इसमें इसकी जरूरत पड़ती है कि उचित वातावरण और प्रशिक्षण दोनों की जरूरत ही पड़ती है। आप देखेंगे प्रशिक्षण भी देना पड़ता है, उचित वातावरण देना पड़ता है। तो वो किसी विशेष क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि प्रत्येक क्षेत्र में उसकी अभिरुचि ज्यादा ही होगी, अच्छी होगी, किसी विशेष क्षेत्र में आवश्यक योग्यता व दक्षताओं को सीखने की कितनी क्षमता रखता है, ये कहलाती है अभिरुचि। जैसे कि देखिए, किसी व्यक्ति के अंदर शतरंज खेलने के प्रति अगर किसी व्यक्ति का एप्टीट्यूड है, अभिरुचि है, तो वो देखिएगा जब उसको शतरंज खेलना सिखाया जाएगा तो वो बड़ी तेजी से सीखेगा चीज़ों को, और साथ ही साथ उसका निष्पादन भी बेहतर होगा। इसी तरह अगर किसी के अंदर संगीत की अभिरुचि है, संगीत का एप्टीट्यूड है, तो संगीत की चीज़ों को, संगीत की बारीकियों को बड़ी आसानी से सीखेगा, बड़ी आसानी से आत्मसात कर पाएगा, और उसी कारण से उसका परिणाम, उसका निष्पादन बेहतर होगा। उन लोगों से बेहतर होगा जिनका संगीत के प्रति या शतरंज के प्रति एप्टीट्यूड नहीं है, जिनकी अभिरुचि नहीं है इन चीज़ों के प्रति। उनकी कंपेयर में, उनकी तुलना में ऐसे व्यक्ति का निष्पादन हमेशा बेहतर होगा जिसका एप्टीट्यूड इनके प्रति सकारात्मक है। अभिरुचि के बारे में कि अभिरुचि की विशेषताएं क्या हैं, एप्टीट्यूड की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये हम देख लेते हैं। जैसा कि बताया कि व्यक्ति का क्या है, जन्मजात गुण है, जन्म से ही आता है। यही वजह है कि जो मैंने बताया भी कि संगीतकार का बेटा कोई जरूरी नहीं कि संगीतकार हो ही, या साहित्यकार का बेटा कोई जरूरी नहीं कि साहित्यकार हो ही, पहलवान का बेटा कोई जरूरी नहीं कि उतना अच्छा पहलवान हो, क्योंकि जन्मजात है। जो उसके पिता को जन्मजात गुण मिला, हो सकता है बच्चे को ना मिला हो, वैसा एप्टीट्यूड ना हो। अब भले पिता ने कितनी भी ट्रेनिंग दी हो उसको, अगर वो जन्मजात गुण उसके अंदर वैसा एप्टीट्यूड नहीं मौजूद है, तो वो उतना अच्छा निष्पादन नहीं कर पाएगा, उतने अच्छे से, उतनी तेजी से चीजें नहीं सीख पाएगा। ऐसा आप देखेंगे। ऐसा नहीं जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है तो उसका बेटा भी वैसा ही साइंटिस्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि ये संभव है कि जो बेटा है उसके अंदर एक साइंटिस्ट बनने का एप्टीट्यूड नहीं हो, उसको हो सकता है म्यूजिशियन बनने का एप्टीट्यूड हो। ये संभव है कि जो साइंटिस्ट का बेटा है उसके अंदर साहित्यकार बनने की अभिरुचि हो, लेकिन जबरदस्ती उसको साइंटिस्ट बनाया जाएगा तो उसके अंदर चूंकि वैसा एप्टीट्यूड नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र में वो बेहतर निष्पादन नहीं कर पाएगा। तो एक ऐसा जन्मजात गुण है। हालांकि ट्रेनिंग देके निखारा जा सकता है इसको, भाई ट्रेनिंग चाहिए तब तो उस कार्य में आदमी बेहतर निष्पादन करेगा, लेकिन ये जन्म गुण है, वो जन्मजात है, ट्रेनिंग इसमें देनी पड़ती है। जिस क्षेत्र विशेष में हमको निखारना है एप्टीट्यूड को, उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सही बात है, लेकिन गुण ये जन्मजात है। ट्रेनिंग देकर इसको पैदा नहीं किया जा सकता, इसको निखारा जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन ट्रेनिंग देकर इस गुण को पैदा नहीं किया जा सकता। दूसरा यह मूर्त होती है। भैया अधिकांश चीज़ें आप देखेंगे जो भी पढ़ते हैं मनोविज्ञान में, एथिक्स में पढ़ रहे हैं, वो अमूर्त ही होती हैं, क्योंकि दिखती नहीं है भौतिक रूप से।
भाई एप्टीट्यूड या अभिरुचि दिखेगी नहीं आपको बाहर से, वो तो इनबिल्ट है, वो तो व्यक्ति के अंदर समाहित है, आत्मसात है वो। तो ये कैसी है? अमूर्त है। और क्या इसका संबंध क्षेत्र विशेष से है, किसी क्षेत्र विशेष, जैसे कि आप देख लीजिए भाई गेम हो गए, खेल हो गए, आप देखिए, या संगीत हो गया, इस तरह क्षेत्र विशेष से है। या आप देख लीजिए कोई विज्ञान में अभिरुचि हो सकती है किसी की, इसी तरह से हजारों चीज हैं। क्रिकेट हो गया, खेल में शतरंज हो गया, खेल के अंदर भी बहुत सारे खेल हैं, दौड़ का खेल हो गया। तो किस में अभिरुचि वो डिपेंड करेगा, अलग लोगों में अलग अलग। जैसे हिमा दास का आप देखिए, इन्होंने किस तरह से देश का नाम रोशन किया है। और आगे देखते हैं, अभिरुचि से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने पर व्यक्ति का निष्पादन बढ़ जाता है। वही तो देखिए, निष्पादन शानदार आता है जब अभिरुचि से संबंधित क्षेत्र में ही आप काम करेंगे, आप अपनी प्रतिभा को निखारेंगे, तो आपका निष्पादन बहुत बेहतर होगा। उसी का एग्जाम्पल है, देखिए हिमा दास का एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं, इसी से संबंधित एक चीज़ है बुद्धिमत्ता, क्योंकि कई बार लोगों को ये भ्रम होता है या दोनों चीज़ों में अंतर नहीं लोग कर पाते कि बुद्धिमत्ता क्या है और अभिरुचि क्या है। कई बार इनमें दोनों में कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, उसी से मिलता जुलता, उसी संबंधित है, इसलिए इसको भी पढ़ लेना जरूरी है, इसको भी हम जान लेते हैं। बुद्धिमत्ता क्या है? आपने अक्सर नाम सुना होगा कि बीरबल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का, ये सुना होगा। या आइंस्टीन को बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, इस तरह से बोला जाता है। सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक है कौन? आइंस्टीन। तो ये है क्या बुद्धिमत्ता? कैसे, किस आधार पर इनको बोल दिया जाता है कि फलाने व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार है? क्या वजह है इसकी? तो बुद्धिमत्ता कैसे किसी की नापी जाएगी, कैसे जानेंगे कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है? तो बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता एक ऐसी योग्यता है जिसके आधार पर व्यक्ति क्या कर सकता है? सीमित संसाधनों में किसी समस्या का हल निकाल सकता है। उसके अंदर एक क्षमता होती है, उसके अंदर ये योग्यता होती है कि सीमित संसाधनों में किसी समस्या का वो हल निकाल सके। जो अमूर्त चीज़ें हैं, जैसे तर्कशास्त्र में पढ़ेंगे, साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, इस तरह के विषयों में जो अमूर्त सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हैं, या गणित में जो अमूर्त चीज़ें हैं, उनको विश्लेषण करके उनको स्पष्ट करके सरल भाषा में वो प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि अमूर्त चीज़ों को समझने की, विश्लेषण करने की, चिंतन मनन करने की वह व्यक्ति क्षमता रखता है, तो उससे बोला जाता है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो देख लेते हैं, जैसे बुद्धिमत्ता है क्या, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग, फिर नीचे देख लेते हैं। चीज़ों को समझने की, चिंतन करने की तथा चुनौती उपस्थित होने पर, कोई पजल आ गई, कोई क्विज आ गई, कुछ भी इस तरह का, या भौतिक रूप में कोई समस्या आ गई, चुनौती उपस्थित होने पर उपलब्ध संसाधनों में, भाई असीमित संसाधन है तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से कुशल उपयोग करने की व्यापक क्षमता क्या कहलाती है? बुद्धिमत्ता कहलाती है। और क्या विशेषता है इसकी? कैसे कैसे बुद्धिमत्ता देखेंगे? अमूर्त तथा जटिल चीजों का विश्लेषण तथा उन्हें सरल रूप में प्रस्तुत करना, ये विशेषता भी क्या कहलाती है? ये बुद्धिमत्ता की विशेषता है। और सीमित संसाधनों में समस्या हल करना, जो कि हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। आप अकबर बीरबल की आपने कहानियां पढ़ी होंगी, कि अकबर कोई भी समस्या देता था, बीरबल उसको चुटकी हो जाते उस समस्या का समाधान कर देता था। सीमित समय में, सीमित संसाधनों में आप किसी समस्या का समाधान दे रहे हैं, तो वो बुद्धिमत्ता कहलाती है। इसीलिए बीरबल को क्या बोला जाता है? बीरबल को बुद्धिमान बोला जाता है। अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से आपने पढ़े होंगे। या आइंस्टीन को क्या बोला जाता है? बुद्धिमान बोला जाता है। कैसे तर्क, अमूर्त जो चीज़ें हैं, जटिल चीज़ें हैं, उनको कैसे सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाए, किसी नई चीज़ की कैसी खोज की जाए, वो सब चीज़ें हैं। अभिरुचि एवं बुद्धिमत्ता में क्या संबंध है? मैंने बताया कि दोनों के बीच हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, लोग एक दूसरे को लेके हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एप्टीट्यूड और इसमें इंटेलिजेंसी में क्या फ़र्क है? अभिरुचि और बुद्धिमत्ता में क्या फ़र्क है, कैसे ये अलग है? तो जैसे हम दोनों ही पढ़ चुके हैं अभी कि अभिरुचि क्या है। अभिरुचि व्यक्ति की ऐसी क्षमता है जिससे कि किसी क्षेत्र विशेष में यदि उसको प्रशिक्षण दिया जाए तो उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करेगा किसी क्षेत्र विशेष में। तो अभिरुचि और बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता आवश्यक है कि नहीं अभिरुचि के लिए, ये कैसे पता लगेगा? भाई किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा किसी को, तो एक ठीक ठाक लेवल की बुद्धिमत्ता तो चाहिए ही। मान लीजिए उसको क्रिकेटर ही बनना है या म्यूजिशियन बनना है, तो क्रिकेटर बनना है तो उसको इतना दिमाग तो होना चाहिए कि यार इस स्पीड से गेंद आ रही है या इस तरह से गेंद आ रही है, तो हमको किस तरह से किस कलाई घुमानी है, कैसे अपना बल्ला घुमाना है कि छक्का जाए इस गेंद पर। तो ये दिमाग तो उसको खुद लगाना पड़ेगा, खुद ही निर्णय करना पड़ेगा जो उस समय बैट्समैन खड़ा हुआ है क्रिकेट के मैदान में।
तो एक मिनिमम लेवल की बुद्धिमत्ता तो चाहिए ही, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र में एप्टीट्यूड रखता हो, तो उसको बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए, बेहतर निष्पादन करने के लिए व्यक्ति को एक मिनिमम लेवल की, एक ठीक ठाक स्तर की बुद्धिमत्ता चाहिए होती है। एक ठीक ठाक स्तर की बुद्धिमत्ता अगर आ गई, उसके बाद चाहे ज़्यादा जितने भी आप बुद्धिमान हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक ठाक स्तर का अगर व्यक्ति है, एप्टीट्यूड है उसके अंदर, और ठीक ठाक स्तर की बुद्धिमत्ता रखता है, तो वो उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा जितना कि वैसे ही एप्टीट्यूड रखने वाला उससे ज़्यादा बुद्धि वाला व्यक्ति भी होगा। तो एक मिनिमम लेवल की, एक ठीक ठिकाने के लेवल की बुद्धिमत्ता चाहिए होती है निष्पादन के लिए, तो उतना चाहिए। फिर अगर उस क्षेत्र में एप्टीट्यूड है व्यक्ति का, तो बेहतर निष्पादन कर पाएगा। अगर खाली बुद्धिमत्ता है, उस क्षेत्र में एप्टीट्यूड नहीं है, तब भी उतना अच्छा निष्पादन व्यक्ति का नहीं होगा, तब भी उतना अच्छा निष्पादन नहीं है। इसलिए किसी क्षेत्र विशेष में निष्पादन के लिए व्यक्ति को अभिरुचि होना तो आवश्यक है। पहली चीज शर्त वही है कि व्यक्ति की अभिरुचि होनी चाहिए। फिर एक ठीक ठाक बुद्धिमत्ता है तो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, बुद्धिमत्ता कम है परफॉर्मेंस कम होगी व्यक्ति की। तो बुद्धिमत्ता और अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंसी में यही फर्क है। कुछ ऐसे विषय होते हैं हालांकि, जैसे तर्कशास्त्र हुआ, गणित हुआ, जिसमें चीजें अमूर्त हैं, जटिल हैं, इन सब विषयों में बुद्धिमत्ता का स्तर ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि विषय ही अमूर्त है, उसमें बुद्धिमत्ता डिमांड ही है उस सब्जेक्ट की है। तो वैसी जगह पर वैसा अगर एप्टीट्यूड है व्यक्ति का, तो वहाँ पर चाहिए कि बुद्धिमत्ता का स्तर थोड़ा ऊपर रहे। लेकिन आम दैनिक जीवन में जो हमें विषय मिलते हैं, चाहे खेल हो गया, संगीत हो गया, पहलवानी हो गई, जो चीज़ जिस चीज़ों में लोग हैं, तो वहाँ पर ठीक ठाक स्तर की अगर बुद्धिमत्ता है तो लोगों का काम चल जाता है। उससे डिपेंड करता है कि उसका एप्टीट्यूड कैसा है, और उसी के आधार पर उसका निष्पादन निकलता है। व्यक्तित्व तो क्या है, आपने अक्सर सुना होगा, कहानियां पढ़ते हैं हम या आम दैनिक बोलचाल में देखते हैं, क्या देखते हैं कि फलाने व्यक्ति बड़ा बहादुर है। भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में हमेशा हम लोग सुनते हैं कि बड़े बहादुर, बड़े साहसी, बड़े निडर व्यक्ति थे। इन्होंने किस हद तक त्याग किया, बलिदान किया अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए। तो हमेशा हम इस तरह की बातें सुनते हैं, साहसी, निडर, विनम्र, या किसी के बारे में सुनते हैं हम कि बड़ा सुंदर है, आकर्षक है, इस तरह से, या किस तरह से वो त्याग करने वाला है, कितना उसके अंदर समर्पण की भावना है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। तो ऐसी चीज़ें हम अक्सर सुनते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, ये किसी के व्यक्तित्व दिखा रही हैं कि वो निडर है या डरपोक है, वो दयालु है, निर्दयी है, कैसा है, ये किसी के व्यक्तित्व की विशेषता दिखाती हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं, हम मोटे तौर पर समझ गए कि कैसे इसको है क्या चीज़। अब परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की विशेषताएं। कैसी? अपेक्षाकृत स्थायी तरह की विशेषताएं। अपेक्षाकृत ये स्थायी है, व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की विशेषताएं जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती हैं, जिससे से अन्य व्यक्तियों से उसकी पहचान की जा सकती है। ये फला व्यक्ति नहीं, फला व्यक्ति जैसे बोला जाता है ये कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, या ये कक्षा का सबसे बहादुर छात्र है, या ये कक्षा का सबसे आलसी छात्र है। तो क्या व्यक्तित्व की पहचान बताई जा रही है कि वो बाकियों से उसको अलग किया जा रहा है उसी पहचान के आधार पर। जैसे बहादुरी, विनम्रता, सुंदरता, ये व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। दयालु, ये सब चीजें व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। अब व्यक्तित्व मूल्यांकन हमें किसी व्यक्ति के व्यवहारों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है। भाई व्यक्तित्व आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, भाई कुछ तो वजह होगी। तो व्यक्तित्व से फायदा क्या होता है? व्यक्तित्व से फायदा ये होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति होगी तो व्यक्ति इस तरह का रिस्पांस देगा, इस तरह की प्रतिक्रिया देगा। व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति की प्रतिक्रिया कैसी होगी इसका अनुमान लगा सकते हैं। अगर व्यक्ति बहादुर है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं पर अगर कोई संकट है, कोई आग लग गई, कोई इस तरह की घटना हुई, तो व्यक्ति अपनी बहादुरी दिखाएगा, वो अन्य लोगों की मदद करेगा। तो इस तरह का हम अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे, जैसे अगर व्यक्ति विनम्र है, दयालु है, उसके अंदर सहानुभूति वाला गुण है, तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति गरीबों की मदद करेगा किसी परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में। तो इसलिए हम व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे हम किसी व्यक्ति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि विशेष परिस्थितियों में वो कैसी प्रतिक्रिया देगा, कैसा रिस्पॉन्स देगा। अर्थात ये पूर्व कथन करने की क्षमता प्रदान करता है कि व्यक्ति भविष्य में किसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा। इसलिए हम व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, किसी के व्यक्तित्व के बारे में हम जानना चाहते हैं। इसलिए जैसे ये देखिए, ये
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनका व्यक्तित्व आप जानते हैं किस तरह से वो राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, निडर थे, किस तरह से त्याग और बलिदान की भावना थी इनके अंदर। ये देखिए सम्राट अशोक का व्यक्तित्व, तो उन्होंने जगह जगह पर शिलालेख खुलवाए, जगह जगह पर औषध घर खुलवाए उन्होंने, न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी। किस तरह उन्होंने शिलालेख में लिखवाया कि भूखे को खाना खिलाना चाहिए, समय समय पर लोगों को सेवा के लिए किस तरह कैंप लगाए जाएं। तो दिखाता है कैसा उदार व्यक्तित्व था अशोक का, कैसा दयालु व्यक्तित्व था, कैसा सहानुभूतिपूर्वक व्यक्तित्व था, कैसे समर्पण की भावना थी जनता के प्रति। एक बेहतर राजा को कैसा होना चाहिए वो ऐसा उन्होंने करके दिखाया। तो ये अशोक के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ से पता चलता है। अभिरुचि एवं रुचि, अभिरुचि को बोलते हैं एप्टीट्यूड और रुचि मतलब इंटरेस्ट है। तो इसमें फर्क क्या है? जैसे आप घर में ही आप देखते होंगे अपने, तो कोई भाई बहन आपका बोलता है कि मेरी इस चीज़ में रुचि है, या आप खुद ही बोलते होंगे कि मेरी इस चीज़ में रुचि है। पढ़ाई में भी मेरी साइंस में रुचि है कि मेरी आर्ट्स में रुचि है, या मेरी पेंटिंग बनाने में रुचि है, मुझे कहानी लिखने में रुचि है, मुझे गिटार बजाने में रुचि है। तो रुचि है, या भी दिखा रहा कि मैं अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो इंटरेस्ट क्या है और अभिरुचि क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इसको देखना जरूरी है। रुचि का मतलब यह है कि यदि व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव ना हो, कोई भी भय नहीं हो, कोई दबाव नहीं हो, कोई प्रलोभन नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम व्यक्ति स्वतंत्र है, तो वैसी स्वतंत्र अवस्था में वह अगर उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं तो उन विकल्पों में किस विकल्प का चयन करेगा, ये कहलाता है व्यक्ति की रुचि। आखिर इंटरेस्ट उसका वो है। अगर दबाव है कि किसी अंदर ये कि भाई माता पिता डांटेंगे, इस तरह का मन में दबाव है, या पैसे का लोभ है, तो वो उसी क्षेत्र में जाएगा जहाँ उसे पैसा ज़्यादा मिलेगा, या माता पिता जो बोल रहे हैं वैसा करेगा। तो उसकी रुचि नहीं है, वो दबाव में कर रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं काम कर रहा है। जब वो अपनी मर्जी से बिना किसी भय दबाव प्रलोभन के जब कोई चीज़ चयन करता है, किसी चीज़ का चुनता है कोई चीज़, तो वो कहलाती है उसकी रुचि, वो कहलाता है उसका इंटरेस्ट। अभिरुचि आप पहले ही जान चुके हैं। किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति का जन्मजात गुण है, योग्यता है कि क्षेत्र विशेष में वो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा अगर उसको प्रशिक्षण या अन्य चीज़ें मिले। तो ये देख लेते हैं। देखिए रुचि का क्या अर्थ है? रुचि का अर्थ है कि व्यक्ति के सामने कई विकल्प उपस्थित हैं, तो वह बिना किसी भय दबाव प्रलोभन के किस विकल्प का चयन करेगा। ये हुआ अभिरुचि, ये रुचि हुआ। अब इसमें फर्क क्या है रुचि और अभिरुचि में, ये देखना जरूरी है। रुचि से निष्पादन का अनुमान नहीं लगा सकते। ये संभव है कि व्यक्ति की शतरंज खेलने में रुचि है, लेकिन उसका एप्टीट्यूड, अभिरुचि अगर शतरंज खेलने के प्रति सकारात्मक नहीं है तो व्यक्ति उतना अच्छा निष्पादन नहीं कर पाएगा, उतना अच्छा शतरंज नहीं खेलेगा, भले उसकी रुचि है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की रुचि अलग होती है, उसकी अभिरुचि अलग होती है, और उसको पता भी नहीं होता कि उसकी किस क्षेत्र में अभिरुचि है, ये भी नहीं पता होता। तो वो इसी वजह से उन व्यक्तियों का परफॉर्मेंस अर्थात उन व्यक्तियों का निष्पादन उतना बेहतर नहीं होता। भाई उसकी किसी व्यक्ति की रुचि अगर है शतरंज खेलने में मान लीजिए, और उसकी अभिरुचि है वास्तव में म्यूजिक में, संगीत में, तो जब शतरंज खेलेगा व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य करेगा तो वो उतना अच्छा निष्पादन नहीं कर पाएगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो यहीं पर ये बताया जा रहा है क्या अभिरुचि है क्या रुचि है, ये यहाँ पर देख सकते हैं हम। तो उसी से कि रुचि से निष्पादन का पता नहीं लगता आपको, भाई किसी क्षेत्र में कैसे निष्पादन होगा कार्य का, ये रुचि से पता नहीं लगता, वो अभिरुचि से पता लगता है। तो ये तो हो सकता है कि व्यक्ति की क्षेत्र विशेष में रुचि है लेकिन अभिरुचि नहीं है, तो निष्पादन उसका बेहतर नहीं होगा। तो यही लिखा हुआ है कि रुचि से निष्पादन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता जैसा कि अभिरुचि से लगाया जा सकता है। अभिरुचि से ही निष्पादन का अनुमान लगता है, रुचि से निष्पादन का अनुमान नहीं लगता। जैसे कि अब ये देखिए, इसमें किसी व्यक्ति की रुचि मान लीजिए साहित्य में है, लेकिन अगर उसका अभिरुचि या एप्टीट्यूड उसका अगर साहित्य के प्रति सकारात्मक नहीं है, बेहतर नहीं है, तो एक अच्छा साहित्यकार नहीं बन सकता। उसकी रुचि है तो पुस्तकें पढ़ेगा, वो लिखने का प्रयास भी करेगा, लेकिन उसकी अभिरुचि नहीं है, एप्टीट्यूड अगर साहित्य के प्रति सकारात्मक नहीं है तो उतना बेहतर साहित्यकार नहीं बन पाएगा, भले वो कितना भी बुक पढ़े, भले वो कितना शौकीन हो। तो इस तरह आप देखेंगे। तो अभिरुचि और रुचि में ये फर्क है। अब देख लेते हैं हम कि भाई हम अभिरुचि पढ़ी हमने, तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है। फिर सिविल सेवा के लिए पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक किसी व्यक्ति को सिविल सेवक बनना है। क्योंकि सिविल सेवा एक क्षेत्र विशेष है, एक अलग टाइप का क्षेत्र है। तो किसी व्यक्ति को अगर सिविल सेवक बनना है तो उसके अंदर वैसी अभिरुचि होना चाहिए। जब वो सिविल सेवा वाली अभिरुचि उसके अंदर होगी तब व्यक्ति इस क्षेत्र में यानी लोक सेवा के क्षेत्र में बेहतर निष्पादन करेगा, अच्छा परिणाम देगा,
ऐसा आप देखेंगे। तो इसलिए ये देखना जरूरी है, जिन लोगों का चयन होने जा रहा है, जिन लोगों का चयन होना है, उनके अंदर सिविल सेवा के प्रति अभिरुचि है अथवा नहीं, इसका ज्ञान होना जरूरी है, इसको देखना जरूरी है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि एक लोक सेवक के लिए किस तरह की अभिरुचि की आवश्यकता पड़ती है। अब कैसी अभिरुचि की आवश्यकता पड़ती है, ये उस बात से तय होगा कि लोक सेवा में जाकर किस तरह का कार्य करना है, व्यक्ति को कैसा काम करना है, जैसा काम करना होगा उसी तरह की अभिरुचि की आवश्यकता होगी। तो हम देख लेते हैं कि व्यक्ति को लोक सेवा में जाने के उपरांत किस तरह का कार्य करना पड़ता है। आइए देखते हैं। सिविल सेवा में लोक सेवक को निम्न तरीके से कार्य करने होते हैं। जैसे सबसे पहला काम क्या है, नोटिंग और ड्राफ्टिंग। जो भी सिविल सेवा में व्यक्ति जाता है तो उसमें जो काम होते हैं वो सब फाइल पर होते हैं। फील्ड विजिट तो करनी होती है, लेकिन जो नीतियाँ बनानी है, जो भी नई चीज़ें करनी है, डिसीजन लेना है, तो सारे निर्णय लिखित होते हैं, फाइल पर होते हैं। क्योंकि जबानी निर्णयों की कीमत नहीं होती। आज व्यक्ति का यहाँ ट्रांसफर है, कल कहीं और ट्रांसफर हो गया, तो उसने क्या वास्तव में निर्णय लिए थे, क्या सोच कर निर्णय लिए थे, क्या उन निर्णयों का औचित्य था, इसकी बाद में जानकारी रखना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति तो ट्रांसफर होता रहता है बराबर। ऐसी स्थिति में सारे निर्णय लिखित होते हैं, फाइलों पर होते हैं। अब फाइलों पर किसी चीज़ का निर्णय लेना है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखनी है, तो ये जरूरी है कि व्यक्ति की भाषा कैसी हो, एक तो सरल हो, स्पष्ट हो, स्पष्टता हो, उसमें सरल हो, स्पष्ट हो और क्या हो, संक्षिप्त हो। ऐसे नहीं कि 4 पेज का आप नोटिंग लिख के रख दिए तो उसको पढ़ेगा कौन। होना ये चाहिए कि भाई आप 2 पेज का भी ड्राफ्टिंग है, अगर 2 पेज आपके बाबू ने लिखे या आपने लिखवाए तो उसका संक्षिप्त विवरण मुश्किल से 4-6 लाइनों में आ जाना चाहिए। तो वहाँ पर जैसे फाइल होती है, इस तरह फाइल में काम करता है, ब्यूरोक्रेसी में काम चलता है कि मान लीजिए फाइल है, ये लेफ्ट पेज है, राइट पेज है, दो होते हैं। जैसे आप खोल रहे हैं तो राइट साइड है, दाहिने हिस्से में आपके जितने लेटर्स होंगे या जो भी सूचनाएं होंगी, जो बाहर से पत्र आ रहे हैं या आपने कहीं पत्र भेजे, जो भी सूचनाएं होंगी वो राइट साइड में लगाई जाती हैं, और जो नोटिंग होती है वो लेफ्ट साइड में रखी जाती है। ये होता है फाइल में काम करने का ढंग। लेफ्ट साइड में आपकी सारी नोटिंग चलती है, आप लिखते हैं, आपके जूनियर लिखते हैं, आपके सीनियर लिखते हैं, वो सब चलता है। और राइट साइड में उससे संबंधित है जितने भी सूचनाएं होंगे, जितने भी लेटर होंगे, चाहे आपने भेजे हों, चाहे आपके पास आए हों, वो सारे लेटर इधर राइट साइड में लगे रहते हैं। तो इस राइट साइड में लेटर लगते चले जाते हैं और बाएं तरफ लेफ्ट साइड में आपकी नोटिंग चलती है। तो इस तरह से फाइल में काम होता है। तो जब नोटिंग लिखी जाती है तो वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो नोटिंग आप लिख रहे हैं भाषा क्या हो, सरल हो। इतने चाहे आप हिंदी में लिखें, चाहे अंग्रेजी में लिखें या किसी अन्य भाषा में लिखें, जिस भी भाषा में आप सहूलियत हो लिखना चाहते हो, उसमें क्या हो, सरल भाषा में लिखें, आप आसान भाषा में लिखें। दूसरा, चीज़ें स्पष्ट हों। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हैं वो उसकी 2-3 व्याख्या निकल रही है, ये चीज़ें इतनी जटिल है, इतनी अमूर्त किस्म की आपने लिख दी कि आपका सीनियर या मंत्री जी आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि यह है क्या। तो स्पष्ट होना चाहिए। और तीसरा, संक्षिप्त में लिखें आप। ड्राफ्टिंग में तो आप डिस्क्राइब करते ही हैं, ड्राफ्टिंग में तो आप वर्णन करते ही हैं, लेकिन जब आप नोटिंग लिखें तो संक्षिप्त में लिखें, 4-6 लाइन में समेट लें उसको, पूरा सार नहीं है तो उसमें 4-6 लाइन में आप लिख दें, तो ऐसा लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो नोटिंग और ड्राफ्टिंग एक जरूरी काम है एक लोक सेवक के लिए, क्योंकि फाइल ही आगे जाती है। नीति निर्माण में फाइल के जरिए ही काम होता है। तो आपको नोटिंग और ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से आनी चाहिए, ताकि आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकें और उसमें कहीं लूप होल ना रहे, कहीं ऐसा ना रहे कि उसकी 2-3 व्याख्या निकल सके और उसका कोई अन्य व्यक्ति फायदा उठा ले जाए। तो इसलिए नोटिंग और ड्राफ्टिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए व्यक्ति की, इसकी आवश्यकता पड़ती है। मुद्दे को सटीक, संक्षिप्त और सरल भाषा में प्रस्तुत करना, ये नोटिंग ड्राफ्टिंग में काम आता है। इसलिए नोटिंग और ड्राफ्टिंग व्यक्ति की बेहतर होनी चाहिए। आगे देखते हैं सिविल सेवक के लिए और किस एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है, कौन सा काम करना पड़ता है। जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण करना तथा वास्तविकता का अनुमान लगाना। जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण करना तथा वास्तविकता का अनुमान लगाना। कई बार ऐसा होता है कि जितना सामने सामने हमें परिस्थितियां दिखती हैं वैसा सच में नहीं हुआ होता, या जो चीज़ हमें सामने दिख रही है उसका वास्तविक कारण कुछ और हुआ होता है। बहुत बार आपको आपके क्षेत्र में देखेंगे कि लोगों ने घेराव किया, आंदोलन किया या दंगे का रूप ले लिया उसने, लेकिन आप सच में पाएंगे जब उसकी तह में जाएंगे पूरे कारणों की, पाएंगे कि मुद्दा कुछ और था। बाद में 2 विपरीत गुट आके शामिल हो गए उसमें और मुद्दे ने कोई और रूप ले लिया।
वास्तविक मुद्दा कुछ और था। तो इस तरह की अगर जब भी समस्याएं आती हैं, जब भी जटिलता आती हैं, तो एक लोक सेवक को उसका विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है कि बात आखिर कहाँ से शुरू हुई थी, वास्तविक मुद्दा क्या था, क्या मूल समस्या थी, बाद में उसने बिगड़ के कैसे रूप ले लिया और क्यों ऐसा हुआ कि रूप बिगड़ गया उसका, कौन कौन से लोग बीच में बाद में घुसा है, कैसे लोग शामिल हो गए कि ये इतनी जटिल समस्या बन गई। तो समस्याओं का विश्लेषण करना ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, और जो वास्तविक चीज थी उसका अनुमान लगाना, तो ये करना पड़ता है। अक्सर आप देखेंगे कि वास्तविक समस्या कुछ और होती है, बाद में अलग अलग गुट के अलग अलग दल के लोग शामिल हो जाते हैं और उसको एक जटिल रूप बना देते हैं। आपने अगर तमस उपन्यास पढ़ा होगा, एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है भीष्म साहनी का तमस, या इस पर फिल्म भी बनी थी एक, तो आपने वो अगर देखी होगी तो उसमें देखेंगे कि वास्तविक समस्या कुछ और होती है, कहीं और से समस्या चालू होती है और किस तरह से वो एक विकराल रूप ले लेती है और पूरे शहर में किस तरह से दंगे फैल जाते हैं, कितना भीषण वातावरण हो जाता है, कितना तबाही हो जाती है पूरे शहर में। और उसमें चूंकि उस समय तो अंग्रेजी शासन था, तो उसमें प्रशासन का भी हस्तक्षेप रहता था कि समस्याओं को और बढ़ा दे। तो किस तरह से वो एक जटिल और गंदे रूप में वो सब समस्याएं फैल जाती हैं, जिसकी वजह से उस शहर की जनता का किस हद तक नुकसान होता है। आगे देखते हैं और क्या क्या होना चाहिए लोक सेवक को, और कैसा कैसा कार्य करना पड़ता है। ये देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कठोर, औचित्यपूर्ण और स्पष्ट निर्णय लेना। कैसे कैसे? कठोर निर्णय, औचित्यपूर्ण निर्णय लेना तथा स्पष्ट निर्णय लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि जनता का दबाव होता है कि आप ऐसा निर्णय लीजिए, लेकिन जब दीर्घगामी नीतियां आप देखते हैं, कोई दीर्घगामी नीति बना रहे हैं, तो छोटे मोटे दबावों को आपको दरकिनार करना पड़ता है। छोटे मोटे दबावों को से आपको हटके बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे कहीं पर मान ली पुल बनना है, तो विभिन्न गाँव के लोग या अलग अलग क्षेत्रों के लोग या कहीं से रोड जानी है तो बताते ना कि यहाँ से डाल दीजिए आप रोड, यहाँ से पुल बना दीजिए। वो सब लोग अपनी अपनी सुविधानुसार अपने अपने ढंग से कार्य करते हैं, क्योंकि जहाँ ये सब चीज़ें आती हैं वहाँ की ज़मीनों के दाम बढ़ जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे लाभ होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग गुट के अलग अलग दल के लोग आपके पास दबाव डालने आएंगे कि ये चीज़ यहाँ से कर दीजिए इस तरह। लेकिन लोक सेवक को तो हमेशा क्या ना, अपनी दूरगामी नीति के अनुसार ही निर्णय लेना है कि जो निर्णय उचित हो वही करना है। या कई बार होता है कि लोग विरोध करते हैं कि जब भी आप विस्तारीकरण करेंगे सड़क का या नई सड़क बनाएंगे, तो जिन लोगों की ज़मीन जा रही है वहाँ से बड़ा विरोध होता है। लेकिन क्योंकि सरकार की नीति है और लंबे समय में लाभ को ध्यान में रखना है, जनता के लाभ को जनहित में ध्यान में रखना है, तो वैसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसा बहुत बार देखा जाता है। तो निर्णय सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, कई बार कठोर निर्णय, औचित्यपूर्ण लॉजिकल निर्णय और स्पष्ट निर्णय लेने पड़ते हैं। वो डिसीजन आपको फाइलों में देना पड़ता है, वो निर्णय लेने पड़ते हैं। और फील्ड पर भी आपको जाके इस चीज़ लोगों से सामंजस्य बनाना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि फला निर्णय इस वजह से लिया गया, इसके पीछे ये लॉजिक है, तो ये करना पड़ता है। आगे देखते हैं और क्या देखना पड़ता है सिविल सेवक को। आंकड़ों को समझकर अपनी राय देना। आंकड़े कहाँ से आते हैं? फील्ड से आते हैं। जैसे जैसे आप सीनियर पोस्ट पर चले जाते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा आप अपने क्षेत्र का दौरा नहीं कर सकते, रोज रोज दौरा नहीं कर सकते। जब आप जूनियर पोस्ट में तो अक्सर आप जाते हैं फील्ड पर, लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर पोस्ट पर चले जाते हैं, तो आपका जो आंकड़े होते हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आप विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण के आधार पर आगे की नीति तैयार करते हैं, आगे की नीति का निर्माण करते हैं, ताकि वो नीति देश हित में लागू की जा सके। तो किसी भी लोक सेवक को, चूंकि उसको आंकड़ों के आधार पर नीति निर्माण करनी है, तो उसे आंकड़ों का ध्यान बहुत बेहतर ढंग से आना चाहिए, एक ठीक ठाक ज्ञान होना ही चाहिए। तो आंकड़ों का ज्ञान लोक सेवक को होना चाहिए, क्योंकि आंकड़ों से ही उस चीज़ों को समझता है, अनुमान लगाता है, विश्लेषण करता है, उसी के आधार से उसे नीतियाँ बनानी पड़ती हैं और अपने सीनियर को भी लॉजिक देना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे आंकड़े, इसका ये निष्कर्ष निकल रहा है, इस वजह से फलाना निर्णय ही बेहतर होगा। इसलिए किसी भी लोक सेवक को आंकड़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कर्मचारियों का प्रबंधन, जनता के साथ संप्रेषण, ये दैनिक जीवन में देखते होंगे कि एक लोक सेवा के अधीन बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं। वो कर्मचारी आपस में उनका सामंजस्य बना रहे और अपने बॉस यानी जो सीनियर है उसके साथ भी बेहतर सामंजस्य बना रहे, कुशल सामंजस्य बना रहे, इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर सामंजस्य नहीं है, बेहतर कार्य संस्कृति नहीं है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं निष्पादन पे पड़ेगा, कहीं ना कहीं उससे जनता प्रभावित होगी। अगर समय पर कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उससे जनता प्रभावित होगी। इसलिए कर्मचारियों के बीच में बेहतर सामंजस्य होना चाहिए। जो भी लोक सेवक है उसका कर्मचारियों के साथ सकारात्मक
सकारात्मक संबंध होना चाहिए, एक सकारात्मक रिलेशन होना चाहिए, ताकि वो अपनी बात को संप्रेषित कर सके, कन्वे कर सके कि इस वजह से हम फला काम कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक की है, इसलिए इतने समय में आपको यह कार्य पूरा करके देना है, और स्वयं भी उसमें कार्य में वो सहभागी हो, वो बराबर मूल्यांकन करता रहे, देखता रहे। तो एक लोक सेवा का कार्य है। दूसरा, जनता के साथ संप्रेषण, क्योंकि जब भी आप शुरुआत में जाते हैं आप लोक सेवक बन के, तो जनता के बीच में बराबर आपको जाना पड़ता है, ताकि आप फील्ड विजिट कर सकें। जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, क्या क्या व्यवहार के रूप में दिक्कत है, वो आपको पता हो। बाद में तो ऊपर तक तो सुनी सुनाई बातें पहुंचती हैं, जो नीचे वाला लोक सेवक है फीडबैक देता है अपने सीनियर को, लेकिन जो सबसे निचले स्तर पर जो लोक सेवक पोस्टेड है, वो फील्ड में जाके वास्तविक सूचनाएं देखता है, वास्तविक समस्याएं को स्वयं अनुभव करता है, देखता है। तो एक लोक सेवक के अंदर ये विशेषता होना चाहिए कि वो जनता के साथ संप्रेषण कर सके, जनता के साथ वार्तालाप कर सके, और समस्याओं का वास्तविक रूप जान सके। वो जान सके कि सच में समस्या क्या है, उसका कैसे निदान संभव है। जब आप जनता के बीच में जाते हैं, एक लोक सेवक जनता के बीच में जाता है, तो न सिर्फ समस्याएं पता चलती है, बल्कि जब आप कुछ देर बात करेंगे, कुछ समय तक बात करेंगे, तो समस्याओं का निदान भी पता चलता है, निदान भी सामने आता है। तो विश्लेषण करके आप निदान भी ढूंढ सकते हैं। तो एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है कि न सिर्फ अपने कर्मचारियों का प्रबंधन वो बेहतर रखे, न अपने कर्मचारियों से व्यवहार बेहतर रखे, बल्कि जनता के साथ भी उसका संप्रेषण बहुत बेहतर हो, बेहतर सामंजस्य हो जनता के साथ। तो उससे न सिर्फ प्रशासन चलाने में मदद मिलती है, बल्कि जो भी नीतियाँ आप लागू करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको बड़ी मदद मिलेगी। घटनाओं का औचित्य तथा वास्तविक कारण जानने का प्रयास, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो घटना हुई, तो जो ऊपर से घटना दिखती है, जरूरी नहीं कि वास्तव में वैसी ही घटना रही हो। विभिन्न तरह के जो समुदाय होते हैं, समूह होते हैं, दल होते हैं, वो अपने अपने ढंग से घटनाओं की व्याख्या करते हैं, अपने अपने पक्ष से घटनाओं की व्याख्या करते हैं, और ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं, और दूसरे पक्ष या दल पर, साथ में प्रशासन पर भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो वैसी स्थिति में घटनाओं का सटीक विश्लेषण कि वास्तव में कहाँ से घटना चालू हुई थी, क्यों ये घटना हुई थी, फिर किस तरह से इसमें अन्य समूहों का प्रवेश हो गया, क्यों अन्य समूहों का प्रवेश हो गया, इस सब के बारे में विश्लेषण करना, जानकारी रखना एक लोक सेवक के लिए आवश्यक हो जाता है कि उन सबका एनालिसिस करे, विश्लेषण करे, कैसे कैसे घटनाएं घटी, क्यों इसमें अन्य ग्रुप शामिल हो गए, उनका क्या फायदा है। उसके बाद ही वह निर्णय ले कि आगे इसको कैसे हल करना है समस्या को। तो ये एक लोक सेवक के लिए जरूरी बात होती है। तो घटनाओं का औचित्य तथा वास्तविक कारण, वास्तव में क्या करना था, वो जानने का प्रयास करना एक लोक सेवक का जो मूलभूत कार्य है, जिसके लिए एक लोक सेवक की पोस्टिंग होती है। वो क्या है कि जनता के हित में कार्य करना, विशेषकर वंचित वर्ग के, जो वर्ग ज़्यादा शोषित हैं, समाज में हाशिए पर हैं, बुरी स्थिति में है, उनके ऊपर एक विशेष स्नेह रखना, विशेष सद्भाव रखना, और ज़्यादा फोकस रखना उनके ऊपर, ताकि उनको भी, जो हाशिए पर लोग चले गए हैं, उनको भी मुख्य धारा में शामिल हो सके। तभी जो देश की जो नीतियाँ हैं कि समावेशन, सशक्तिकरण, वो ढंग से लागू की जा सकेंगी। ये बड़ी ज़रूरी है। तो लोक सेवा का क्या कार्य है कि जनता की तकलीफों, मुश्किलों और समस्याओं को समझना, उनका विश्लेषण करना, विवेचन करना, और जितने संसाधन उपलब्ध है हमारे देश में देखते होंगे, जैसे लगातार गरीबी रही है, इतने दिनों तक देश गुलाम रहा है, तो देश उतना संपन्न नहीं रहा है, तो संसाधन सीमित होते हैं, बजट सीमित होते हैं। तो कोई भी लोक सेवक उस सीमित बजट में, उस बजट का उपयोग करके, साथ में जन समर्थन लेके, जनता से भी संसाधन और समर्थन लेकर, वो उतने ही सीमित बजट में, सीमित संसाधन में बेहतर निष्पादन कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि अमस्टांगपा में जो IAS ऑफिसर थे, उन्होंने किस तरह जनता का समर्थन लेके, जन समर्थन से रोड बनवा दी थी पूरी एक। तो ये एक बेहतर उदाहरण है जनता के साथ सहिष्णुता, सामंजस्य और संप्रेषण का, कि आपका संप्रेषण और सामंजस्य जनता के साथ बेहतर है, तो जनता किस कदर तक आपके लिए समर्थन करती है, किस कदर तक आपके लिए योगदान करती है। तो आप सीमित सरकारी संसाधनों में भी जन सहयोग लेकर बेहतर निष्पादन कर सकते हैं। तो ये एक लोक सेवक के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से एक लोक सेवक को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। अब जैसे कार्य करने पड़ते हैं, वैसा उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए, उस हिसाब से एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि उस फील्ड में वैसे वैसे कार्य उसको करने हैं, तो वैसा उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए। साथ में हम ये देख लेते हैं कि इसके हिसाब से अब UPSC ने, लोक सेवा आयोग ने क्या परिवर्तन लाया है, कैसे पैटर्न ने चेंज किया है, क्योंकि यही हमारी चर्चा का विषय है। हम एथिक्स पढ़ रहे हैं किसके लिए, लोक सेवा के लिए।
तो ये हमारी चर्चा का विषय है। तो ये देखना जरूरी है कि किस तरह से लोक सेवा आयोग ने नए ढंग से, कि जैसा एप्टीट्यूड चाहिए लोक सेवा के लिए उस ढंग से क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसी ढंग से कैसे पैटर्न में परिवर्तन लाया है, ये संबंध कैसे संबंधित है, आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये देख लेते हैं हम। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि नोटिंग और ड्राफ्टिंग बेहतर ढंग से एक लोक सेवक को आनी चाहिए, क्योंकि डिसीजन जितने निर्णय होते हैं वो फाइलों में होते हैं। तो मुद्दे को सटीक और संक्षिप्त भाषा में प्रस्तुत करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि आपके पेपर में कंप्रीहेंशन जो जोड़ा गया है वो इसलिए जोड़ा गया है ताकि आप जटिल कोई उलझाऊ चीज लिखिए उसको भी कैसे समझ सकें। किसी भी जटिल पैराग्राफ को, जटिल चीज को आप समझ सकें और उस समझने के साथ साथ उसका निष्कर्ष निकाल सकें, उसका निचोड़ निकाल सकें, उसका सार निकाल सकें। इसीलिए आपके सिलेबस में क्या जोड़ा गया है, ये कंप्रीहेंशन वाला ये चीज जोड़ी गई है, ये टॉपिक जोड़ा गया है। इसलिए आप देखेंगे एक लोक सेवक को स्थानीय भाषा उसका ज्ञान भी होना आवश्यक है, राजभाषा हिंदी है उसका ज्ञान भी आवश्यक है, और साथ साथ अंग्रेजी का भी ठीक ठाक ज्ञान आवश्यक है। इसलिए आप देखेंगे कि अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन भी आपके सिलेबस में आते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़े से, ठीक ठाक अंग्रेजी का ज्ञान, 10वीं तक की अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। तो सीसेट जो नया लागू हुआ है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसलिए उसका नाम एप्टीट्यूड उसमें जुड़ा हुआ, आप देखेंगे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें 2 पेपर हैं। तो दूसरे पेपर में देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन आता है, और अंग्रेजी का भी आप देखेंगे एक पैराग्राफ आता है कि आपको 10वीं की ठीक ठाक अंग्रेजी आनी चाहिए, क्योंकि काम अंग्रेजी हिंदी दोनों में आते हैं। लेटर भी आपके पास कुछ अंग्रेजी के भी आएंगे और हिंदी के भी, या जो आपकी स्थानीय भाषा है उसके भी आते हैं, दोनों में काम करना पड़ता है आपको। तो ठीक ठाक अंग्रेजी का विज्ञान आपको होना चाहिए। तो इसीलिए इस पॉइंट के लिए देखेंगे आप किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन जो नया सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट आया उसमें जोड़ा गया है। दूसरा, जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण करना तथा वास्तविकता का अनुमान लगाना। आप देखेंगे जो सीसेट का सेकंड पेपर है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, इसमें परिस्थितियां दी रही होती हैं, फिर आपसे विकल्प देके पूछा जाता है कि कौन सा विकल्प ज़्यादा बेहतर है इसमें से, ये आप देखते होंगे। उसमें कुछ प्रश्न आते हैं, 7-8 प्रश्न आते हैं इस तरह से। तो इसी चीज़ के लिए जोड़ा गया है उनको, इन प्रश्नों को, कि एक लोक सेवक चूंकि जो जटिल परिस्थितियां हैं, उलझी हुई परिस्थितियां, उनको कैसे वो समझ सके, कैसे विश्लेषण कर सके और बता सके कि इसके ये उपाय हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, जटिल परिस्थितियों का इसके लिए आप देखेंगे कि सीसेट में जो सेकेंड पेपर में इस तरह का आपको कुछ प्रश्न जोड़े गए हैं। और सिर्फ यही नहीं है, आप जब मेंस में पढ़ेंगे तो मेंस में भी केस स्टडी जो होती हैं वो इसीलिए होती हैं। केस स्टडी में एक सिचुएशन दी जाती है कि आप इस पद पर यहाँ पर आसीन है, ऐसी समस्या आ गई है, इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो आप क्या निर्णय लेंगे, क्या आपका बेहतर सॉल्यूशन होगा, वही देखने के लिए कि कैसे आपकी प्रतिक्रिया होती है, कैसे आप क्विक रिस्पांस करते हैं, वही देखने के लिए केस स्टडी जोड़ा गया है। आप देखेंगे केस स्टडी इसीलिए जोड़ा गया है। और साथ में साथ जो आप सीसेट का सेकंड पेपर है उसमें भी आप देखेंगे इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कठोर, औचित्यपूर्ण तथा स्पष्ट निर्णय लेना। आप देख सकते हैं कि केस स्टडी में इसी तरह से निर्णय आपको लेने पड़ते हैं। केस स्टडी मेंस में भी आप देखेंगे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, न सिर्फ केस स्टडी में भी, बाकी जगह भी, जहाँ पर आपको कुछ आपको जटिल चीज़ों का आप मतलब निकालना पड़ता है और अपना दिमाग अप्लाई करके, अपनी बुद्धि अप्लाई करके आपको निर्णय देने पड़ते हैं। अब प्रश्न भी देखेंगे कि इस तरह के पूछे जाने लगे हैं। जैसे कि एक प्रश्न का मैं उदाहरण दूं कि अब एक प्रश्न आया था कि पानीपत में इतने युद्ध क्यों होते रहे हैं। आप जहाँ भी किताबों में पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे, तो आपको ये लिखा मिलेगा कि पानीपत में फला युद्ध हुए हैं, 3 मुख्य युद्ध हुए हैं और भी युद्ध हुए हैं वहाँ पर, लेकिन 3 मुख्य युद्धों का वर्णन आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तो वो सब का वर्णन आता है। लेकिन पानीपत में युद्ध क्यों होते रहे हैं ये आप आमतौर पर पुस्तकों में नहीं पढ़ेंगे, किताबों में नहीं पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको खुद का दिमाग अपना अप्लाई करना पड़ेगा कि क्या वहाँ पर परिस्थितियाँ थी, कैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, कैसी आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियाँ रही हैं कि वहाँ पर युद्ध ज़्यादा होते रहे हैं। तो आपका खुद का दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। तो वैसे प्रश्न आप देख रहे हैं खूब आएंगे जहाँ पर आप अपना विश्लेषण अप्लाई करें, अपना दिमाग अप्लाई करें, तो इस तरह के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। केस स्टडी में तो ये इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि आप खुद का दिमाग, खुद का विश्लेषण उस पर अप्लाई करें। अप्लाइड वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब यूपीएससी ने उस तरह के प्रश्न पूछने बंद कर दिए हैं कि फला चीज़ क्या है,
इस चीज़ है क्या, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी घटना हुई हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ पर ये घटना क्या थी उसके बारे में पूछना बंद कर दिया है। अब यूपीएससी ने ये पूछना आरंभ किया है कि फला घटना क्यों हुई, यदि तकनीक नया आविष्कार हुआ तो इससे क्या लाभ है, क्यों है ये, क्या के बजाय क्यों पर, और जनता में उसका क्या फायदा, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, हम क्यों पढ़ें उस चीज़ को, इस पर ज़्यादा फोकस किया है यूपीएससी ने, बजाय सूचनाओं की जानकारी रखने के। उस सूचना का उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है एक लोक सेवक के प्रति, एक आम व्यक्ति के प्रति, इस पर फोकस जाता है। क्योंकि सूचना तो आप इंटरनेट अवेलेबल है, आपके हाथ में मोबाइल अवेलेबल है, आप कोई भी सूचना तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना इकट्ठी करने पर यूपीएससी का जोर नहीं है कि आप ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें रट ली हों, आपने ज़्यादा ज़्यादा सूचना आपने इकट्ठी कर ली हों, उस पर जोर नहीं है यूपीएससी का। अब यूपीएससी का जोर है कि आप एनालिसिस करें, विश्लेषण करें कि फला घटना अगर हुई तो क्यों हुई, उसके पीछे लॉजिक क्या, वजह क्या, वास्तविक कारण क्या है। तो इन चीज़ों पर जोर ज़्यादा दिया जा रहा है। वो इसीलिए कि जो भी लोक सेवक सिलेक्ट हों तो वो जो घटना के वास्तविक कारक हैं, जो भी इससे जस्ट पहले हम लोगों ने चर्चा की कि घटना के जो वास्तविक कारण है, स्थितियों का विश्लेषण करना और वास्तविक कारणों की पहचान करना, ताकि घटना का जो वास्तविक कारण है वो पहचान में आ सके, किस वजह से कोई घटना हुई। तो ये इस समय आप देखेंगे इस चरण में जो पेपर का पैटर्न है, जो चलन में है, वो इसी तरह का है। आंकड़ों को समझकर अपनी राय देना, जैसे हमने पहले भी चर्चा की, चूंकि जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं तो फील्ड पे जाना आपका कम होता जाता है, एक लोक सेवक का फील्ड पे जाना कम होता जाता है। और वैसी स्थिति में जो आपके जूनियर जो डाटा भिजवाते हैं, जो आंकड़े भिजवाते हैं, उसी आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरांत ही आप नीति निर्माण करते हैं, नीति की तैयारी करते हैं कि किस तरह की नीति राष्ट्र हित में लाभदायक होगी। इसलिए एक लोक सेवक को आंकड़ों का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक ठिकाने के स्तर का, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई स्तर का, लेकिन ठीक ठाक स्तर का आपको आंकड़ों का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आंकड़ों के आधार पर ही नीतियाँ बनती हैं, आंकड़ों के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं भविष्य के लिए कि आगे जनता के लिए कौन सी नीति बेहतर होगी, कौन सी नीति जनता के लिए हितकारी होगी। कर्मचारी प्रबंधन ये करना ही पड़ता है। इसके लिए क्या चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल चाहिए कि आप सामने वाले से बात कर सकें, उसकी भावनाओं को समझ सकें और उसका प्रबंधन कर सकें। तो इंटरपर्सनल स्किल्स को बोला जाता है। ये भी आपके सिलेबस में देखेंगे बताया गया है कि इसका ज्ञान होना आवश्यक है, इंटरपर्सनल स्किल का। इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रश्न है, प्रश्न का स्वरूप है, प्रारूप है, आप प्रीलिम्स में देखेंगे, मेंस में देखेंगे, इस तरह का है कि आपके अंदर इस इंटरपर्सनल स्किल डेवलप हो सके। मेंस में केस स्टडी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो इंटरपर्सनल स्किल से संबंधित हैं। आप सामने वालों की बातों से समझ सकें। अगर वो जटिल रूप में बोल रहा है, घुमाकर भी चीज़ों को बोल रहा है, तो आप समझ सकें। इसलिए प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ प्रश्नों को बड़ा घुमा के पूछा जाता है और आपको उसका मतलब निकालने के लिए, सार समझने के लिए बोला जाता है। बिना सार समझे आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसे प्रश्न आप सीसेट में सेकंड पेपर में देखेंगे पूछे जाते हैं ऐसे। तो उसकी वजह वही है कि आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल डेवलप है कि नहीं है, आपके अंदर वैसा एप्टीट्यूड है कि नहीं है। तभी अगर कई बार ऐसे गुट या समूह के लोग भी आते हैं जो आपको दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, तो आप उनका वास्तविक मतलब समझ सकें, आप दिग्भ्रमित ना हो। और यही नहीं, जब आप साक्षात्कार देखेंगे, साक्षात्कार करेंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, तो वहाँ भी इंटरव्यू में आपका ज्ञान नहीं चेक किया जाता, वो तो ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में चेक किया जा चुका। इंटरव्यू में, साक्षात्कार में सिर्फ आपकी ये इंटरपर्सनल स्किल है, वही चेक की जाती है कि कैसे आप सामने वालों उसको बातों को आप ढंग से समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, या आपका संप्रेषण कैसा है, आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने वालों को समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं, आप कन्विंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसमें यही क्षमता देखी जाती है साक्षात्कार में, आपके इंटरव्यू में। घटनाओं के इसका औचित्य तथा वास्तविक कारण जानने का प्रयास करना, ये मैंने बताया है कि केस स्टडी में भी, सीसेट में भी, हर जगह क्यों हुई कोई घटना है, क्या की वजह, क्यों पर ज़्यादा जोर है इस समय यूपीएससी के द्वारा। तो क्या का मतलब है कि आप सूचनाएं उनसे पूछ रहे हैं, और क्यों का मतलब आप उसके विश्लेषण करवा रहे हैं कि वास्तव में उसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है। तो इस पर ज़्यादा जोर है, जनता की तकलीफ। इसीलिए आप देखेंगे कि ये इसके बारे में एप्टीट्यूड जानने के लिए एथिक्स का पेपर लाया गया है, एथिक्स का पेपर ही जोड़ा गया है कि आप जनता, लोक सेवा के प्रति समर्पण की भावना, सत्यनिष्ठा की भावना, सहानुभूति, त्याग, करुणा, वो सारे मूल्य आपके अंदर आत्मसात हैं कि नहीं है। तो वो सब की वजह से, वही सब देखने की वजह से कैसे आप उनके प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, इसी के लिए ये एथिक्स वाला पेपर, जो नैतिक शास्त्र का पेपर है, ये सिलेबस में जोड़ा गया है। ये केस स्टडी इसीलिए जोड़ी गई है, क्योंकि
केस स्टडी जैसे आप पूछ जाते हैं, क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, तो आपका एप्टीट्यूड समझ में आने लगता है, आपकी अभिरुचि समझ में आने लगती है। तो इससे ये पता चलता है। इसलिए आप देखेंगे नैतिक शास्त्र का पेपर आपके लिए जोड़ा गया है, वो इसी कारण से जोड़ा गया है। तो अभी तक हमने देखा एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि अभिरुचि क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, बुद्धिमत्ता और एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि में क्या संबंध है, दोनों की कितनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर कैसे एप्टीट्यूड लाभदायक है, किस तरह एप्टीट्यूड की आवश्यकता है, इसके बारे में देखा हमने। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि एक लोक सेवक के लिए किस तरह का एप्टीट्यूड होना चाहिए, किस तरह की अभिरुचि होनी चाहिए, ये हमने देखी है। एक लोक सेवक को किस तरह के कार्य करने पड़ते हैं अपने जीवन में, उसी तरह से उसकी अभिरुचि होनी चाहिए। इसीलिए लोक सेवा आयोग ने अपने पाठ्यक्रम में, अपने पैटर्न में किस तरह से बदलाव लाया है इस अभिरुचि के लिए, ये हमने समझा। तो यहाँ पर हम अब अभिरुचि को हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हम आज का वीडियो अब बंद करते हैं। नए वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।